Hello, my dear students. Welcome to my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो मेरी पहली वीडियो की कंटिन्यूएशन में ही चल रही है जिसमें हमने टॉपिक शुरू किया था व्यावसायिक वित्त मेरे प्यारे बच्चे जिनके पास हिंदी मीडियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मैंने कल बताया था आपको मेरी लास्ट वीडियो में कि स्वामित्व पूंजी और ऋण पूंजी ये हमारे दो दृष्टिकोण होते हैं स्वामित्व के दृष्टिकोण के आधार पर, राइट। जिसमें हमने क्या था स्वामित्व पूंजी के आगे हमने पढ़े थे स्रोत। देखिएगा इन स्रोतों में आते हैं आपके पूर्वाधिकारी अंश, समता अंश, प्रतिधारित लाभ, जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर। तो वन बाय वन हम इनको अब एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे पूर्वाधिकारी अंश। पहले मैं बताऊंगी आपको कि अंश होता क्या है। आपको मालूम होगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो शेयरों में बटी होती है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी के पास 1 लाख रुपया का पूंजी है जो कि 10,000 अंशों में, जिसमें हमारा एक अंश जो है ना वो 10 रुपये का है। एक अंश हमारा 10 रुपये का है तो 10,000 गुना 10 कितना हो गया, 1 लाख पूंजी आ गई। अब ये जो एक अंश है मतलब पूंजी की प्रति इकाई, पूंजी की प्रत्येक छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, अंश। और जो व्यक्ति इन अंशों को खरीदता है उनको हम बोलते हैं अंशधारी, अंशधारक, जैसे मर्जी बोल लीजिए आप। हम बोलते हैं ना शेयर होल्डर, मैंने अंशधारी, ठीक है ना। अब अंश को हमने बांटना है 2 भागों में। एक हमने लिया पूर्वाधिकारी अंश, दूसरा लिया हमने समता अंश। पहले हम पढ़ेंगे पूर्वाधिकारी अंश। पूर्वाधिकार जिन्हें पहले से ही अधिकार मिला हुआ है, प्रेफरेंस मिली हुई है ना। अब क्या प्रेफरेंस मिली हुई है, हम बोलेंगे 2। कैसे याद करना है आपने, प्रथम 2 उनको मिली हुई है प्राथमिकताएं। नंबर 1 कि सबसे पहले लाभांश का भुगतान समता अंश से पहले इन अंशधारियों को किया जाएगा। अब बोले मैम लाभांश क्या होता है, लाभांश मैंने लाभ का अंश, लाभ का अंश बन गया हमारा लाभांश, डिविडेंड। हम कंपनी जो है अपने कमाए हुए लाभ में से ही शेयर होल्डर्स को लाभांश वितरित करती है। तो सबसे पहले समता अंश से भी पहले लाभांश का भुगतान किया जाएगा पूर्वाधिकारी अंशधारियों को। कितना किया जाएगा, हम बोलेंगे इनकी दर निश्चित होती है तो इनको मिल गई ये वाली प्राथमिकता। दूसरा, पूंजी की वापसी, जितना पैसा इन्होंने लगाया हुआ है पूंजी की वापसी भी समता अंशधारियों से पहले इन शेयरधारियों को की जाएगी। तो 2 होगी इनकी प्राथमिकताएं, लाभांश का भुगतान, दर निश्चित है, और पूंजी की वापसी। तो आपको मालूम होगा कि जो पूर्वाधिकारी अंश हैं ये कंपनी की दीर्घकालीन और मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये हम इनके बारे में हम लोग पहली वीडियो में हम लोग कर चुके हैं बातें कि दीर्घकालीन क्या होता है और मध्यकालीन क्या होता है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इन अंशधारियों को, ये जो विनियोजक हैं, ये जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, जिन्होंने कंपनी के पूर्वाधिकारी अंश लिए हुए हैं, इन्हें क्या लाभ होगा। तो स्पष्ट है कि इनके नियमित आय तो बंद गई, इनको नियमित आय एक निश्चित दर से प्राप्त होती रहती है और समापन पर भी कंपनी के इनको मिला हुआ पूर्वाधिकार। फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अतिरिक्त लाभ में भागीदारी, एक होते हैं हमारे पार्टिसिपेटिंग भागीदारी पूर्वाधिकारी अंश, है ना। तो उनको भी समता अंश को देने के बाद भी अगर लाभ बच जाता है तो उनमें भी हिस्सा जो है किसको मिलता है, भागीदारी पूर्वाधिकारी अंशधारियों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको अतिरिक्त लाभ में भी भागीदारी मिलती है। और अगर मैं मानूं कि कंपनी को क्या लाभ होता है, तो चूंकि इनको हमने निश्चित दर से आय दे दी इसलिए ये प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कंपनी पर भी इनका कम भार पड़ता है। और इनसे पैसा लेने के लिए कंपनी को अपनी कोई भी संपत्ति बंधक के रूप में, मॉर्गेज के रूप में गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है।
राइट। तो ये था हमारा पूर्वाधिकारी अंश। आगे बढ़ते हुए हम लेते हैं समता अंश। समता, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड है नहीं हमारा, तो कंपनी के वास्तविक स्वामी समता अंशधारी ही होते हैं, क्योंकि जितने भी होते हैं कंपनी के संचालक, उनकी नियुक्ति भी यही लोग करते हैं। लेकिन इनको लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकारियों को देने के बाद ही किया जाता है। इन्हें फायदा क्या होगा? हम बोलेंगे इन्हें फायदा क्या होगा? हम बोलेंगे अगर मान लो कंपनी को लाभ ज़्यादा हुआ तो इनका लाभांश भी बढ़ जाएगा, कंपनी को लाभ कम हुआ तो इनका लाभांश भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका लाभांश है वो क्या है? अनिश्चित। इनका लाभांश कंपनी के लाभ के अनुपात में घटता बढ़ता रहता है। इन्हें हम बोलते हैं अवशिष्ट स्वामी। है तो स्वामी, लेकिन हम इनको बोलते हैं अवशिष्ट स्वामी, माने रेजिडुअल ओनर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको पूंजी की वापसी कंपनी के समापन पर ही होती है और इनको देने के, पूर्वाधिकारियों को देने के बाद ही होती है पूंजी की वापसी, है ना। समता अंशधारियों को पूंजी की वापसी पूर्वाधिकारी अंशधारियों को देने के बाद ही की जाती है। यही कारण है कि इनको बोलते हैं हम लोग अवशिष्ट स्वामी, ठीक है ना। तो कभी कभी ये भी होता है कि इनको लाभांश के रूप में अधिक आय मिल जाती है। जब कंपनी को लाभ अधिक होता है, कंपनी ने अपने ब्याज चुका दिया ऋण पत्रों पर और उसके बाद इनको भी लाभांश दे दिया, प्रेफरेंस होल्डर्स को भी, तो जो भी शेष बचता है वह सारा लाभ जो है वो समता अंशधारियों को मिल जाता है। कभी कभी ये बची हुई राशि बहुत अधिक मात्रा में भी होती है, तो जिसका प्रभाव ये होता है कि समता अंशधारियों को लाभांश के रूप में अधिक आय प्राप्त हो जाती है। और कंपनी को लाभ क्या होता है? कंपनी को एक तरह से इनसे स्थायी पूंजी की प्राप्ति हो जाती है, स्थायी पूंजी। और ये भी जो है वो कैसे होते हैं? दीर्घकालीन, क्योंकि कंपनी का समापन जब होगा तभी इनको पूंजी की वापसी की जाएगी ना, तो कंपनी को इस तरह से दीर्घकालीन जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनकी इनसे पूर्ति हो जाती है, ठीक है ना बेटा। अब हम जल्दी से करते हैं कि पूर्वाधिकारी अंशधारियों में और समता अंशधारियों में अंतर क्या है। वैसे तो मैंने साथ साथ बता भी दिया आपको कि उनकी लाभांश की दर निश्चित है, इनकी दर निश्चित नहीं होती है समता अंशधारियों की, और इन्हें कंपनी के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता और इनको भाग लेने का अधिकार होता है ना। और पूंजी की वापसी पहले इनको की जाएगी, पूर्वाधिकारी अंशधारियों को, और समता अंशधारियों को पूंजी की वापसी बाद में की जाएगी जीवन काल में। तो वैसे हम करते ही नहीं है, जब तक समापन होगा तभी पूंजी की वापसी इनको की जाती है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और ये भी हम बोल सकते हैं इसमें कि कंपनी के जब निर्गमन होता है ना, उस समय इनका स्थापना इनकी अनिवार्य नहीं होती है, लेकिन कंपनी की स्थापना के लिए समता अंशों का निर्गमन किया जाना अनिवार्य होता है, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं नंबर 3 वाला स्रोत, प्रतिधारित लाभ, जिसका एक और नाम भी होता है लाभों का पुनर्विनियोग, पुनर्विनियोजन, प्रतिधारित लाभ। मैं बार बार अपने बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा बिजनेस स्टडीज में रटना नहीं होता। हम लोग समझ के अगर पढ़ते हैं ना, तो हमें नाम से ही उनका वर्णन, उनका विस्तृत, उनका समझ में हमें आ जाता है। तो नाम को ही ध्यान से देखा करो, हेडिंग्स को ही समझा करो, तो हेडिंग्स के साथ साथ अपने आप ही उसका एक्सप्लेनेशन भी बन जाता है। तो हमारा स्रोत क्या है? प्रतिधारित लाभ, पुनर्विनियोजन, लाभों का पुनर्विनियोग। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कंपनी अपने संपूर्ण आय को लाभांश के रूप में वितरित ना करके, कंपनी अपनी लाभों को पूरा वितरित ना करके कुछ हिस्सा बचाकर अपने सामान्य कोष में डालती जाती है। तो कंपनी का सामान्य कोष निर्माण हो रहा है, तो बचाए हुए लाभ का हम प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? व्यवसाय के विकास में, व्यवसाय के विस्तार में। तो वो से क्या होगा कि जितने भी आते हैं हमारे व्यापार चक्र, भाई कभी कभी मंदी काल भी आ सकता है, तो उसमें जो है ना वो हमारा जो प्रतिधारित लाभ है वो हमें हेल्प, सहायता करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ फाइनेंसिंग। हिंदी में बोलते हैं हम स्वयं वित्त। हम अपने वित्त का इंतजाम खुद ही कर रहे हैं अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिधारित लाभ है वो हमारा क्या है? सस्ता साधन भी है और हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। कभी कभी ये होता है कि
ऐसा होता है ना, जैसे मान लो हमें बाहर से पैसा लेना, वित्त को इकट्ठा करना हमारे लिए असंभव हो रहा है या महंगा पड़ रहा है, तो उस समय हमारी लाभों का कुछ हिस्सा व्यवसाय में लगाते रहना कुछ समय के लिए, प्रतिवर्ष अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो उस समय ये हमें लाभ प्रदान करता है। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी इससे खतरा भी होता है। खतरा क्या होता है, इसकी सीमा क्या है? एकाधिकार। लाभों को अधिक मात्रा में इकट्ठा करने से क्या होगा, कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार आ जाएगा, और कंपनी का विकास भी बहुत तेजी से होगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो कंपनी एकाधिकार की स्थिति में आ जाती है, और एकाधिकार की जो हानियां होती है ना, मोनोपोली, मनचाहा मूल्य वसूल करना, उस एकाधिकार के समय में उस कंपनी को हानि भी हो सकती है ना। तो इस तरह से, और कभी भी ये भी होता है कि जो अंशधारी हैं उन्हें लाभ हमने कम बांटा, लाभांश हमने कम दिया, तो अंशों का जो मूल्य है वो भी गिरना शुरू हो जाता है, क्षमता अंशों का स्पेशली। तो अंशधारियों को जब हम कम दर से लाभांश देंगे और संचय में रुपया जमा करते रहेंगे, तो ऐसे में अंशधारियों को हानि होगी, है ना। तो इनसे भी हमें विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो बेटा आज का मेरा वीडियो अभी इतना ही था। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरी GDR, ADR, IDR जो 3 स्रोत हमारे बचे हुए हैं स्वामित्व पूंजी के तहत, उनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तभी तक के लिए अपने इन स्टडीज़ पे फोकस कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए बेटा। बार बार वीडियो को देखेंगे ना तो सुनते सुनते ही आपको सारे कंटेंट लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय।